अस्सलाम वालेकुम। क्या आप यूरोप जाना चाहते हैं, स्पेशली जर्मन जाना चाहते हैं? अगर जर्मन जाना चाहते हैं तो आइए हम आपको जर्मन जाने का तरीका, रास्ता बताते हैं। जर्मन जाने के या यूरोप जाने के या अमेरिका जाने के या यूरोप जाने के या दुनिया के किसी मुल्क में अगर आप माइग्रेट करते हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक इमिग्रेशन और दूसरा नॉन इमिग्रेशन। अभी जो हम गुफ्तगू करेंगे वो नॉन इमिग्रेशन, बट नॉन इमिग्रेशन एवेंचुअली इमिग्रेशन में तब्दील हो सकता है इन फ्यूचर अगर आपने सही से काम किया। आज हम हुज़ैफा के साथ बात करेंगे कि जर्मन जाने का, स्टूडेंट्स जर्मन कैसे जाएं। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं जी। अगर आप जर्मन जाना चाहते हैं, अगर आप जर्मन में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जर्मन जाना चाहते हैं, अगर आप जर्मन में तालीम हासिल करना चाहते हैं और जर्मन में तालीम हासिल करने के दौरान कुछ पैसा भी कमाना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को फॉलो करें। आई होप कि आपको मायूसी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है यूरोप में, जर्मन में, अमेरिका में, यूके में कहीं आपकी हमारी मुलाकात हो जाए। चौथा सवाल हम हुज़ैफा की खिदमत में पेश करते हैं कि जर्मनी में पढ़ाई करने की लागत क्या होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे मुल्क के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, यकीनन माली तौर पर वो मजबूत नहीं हैं। हम भी जानते हैं, क्योंकि अगर यूरो से कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करें रुपए का, तो यकीनन कोई आसान बात नहीं है कि लागत जो यूनिवर्सिटीज़ के जो ट्यूशन फीस है, ट्यूटिंग फीस है और दीगर जो रजिस्ट्रेशन फीस है और वल्लाह अलम क्या क्या फीसेस होंगी, ये हम हुज़ैफा से मालूम करते हैं। यानी हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टडी इन जर्मन और इन यूरोपियन यूनिवर्सिटी। यस हुज़ैफा, जर्मनी में पढ़ाई करने की क्या लागत है, क्या खर्च है? जर्मनी में पढ़ाई करने की लागत का जहाँ तक सवाल है तो एक चीज़ तो जो कि मैं बोलूँगा कि जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने की कोई फ़ायदा नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि आपको हज़ारों यूरो की फ़ीस देनी पड़ती है और उन हज़ारों यूरो की फ़ीस आप अगर किसी और मुल्क में, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में दें तो आपके लिए और दीगर ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप जर्मनी में फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो ही ये अक्लमंदाना फ़ैसला है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक फेडरल यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस का सवाल है, फेडरल यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा फ़ीस नहीं चार्ज करती, बहुत मिनिमल फ़ीस। अच्छा जी, तो अगर आप जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और जब यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा होती है तो आप जब कॉस्ट टू अपॉर्चुनिटी रेशियो निकालते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं बनता। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन यह है कि आप ऑस्ट्रेलिया या अमेरिकन साइड पर जाएँ, ताकि आपके लिए फर्दर इमिग्रेशन के प्रोसेस और दीगर प्रोसेस आसान हो सकें। जबकि अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें। आपको बगैर किसी एजुकेशन फीस के आपको एडमिशन मिलेगा और आपको वहाँ पे सिर्फ अपना जो डेली लाइफ एक्सपेंसेस हैं वो बेयर करना है, यानी जो आपके महीने के खर्चे हैं जिसमें आपका रेंट शामिल है, आपके बिल शामिल है, आपकी ग्रोसरी शामिल है, इस किस्म के खर्चे आपको फुलफिल करना है। आपको यूनिवर्सिटी को कोई कॉस्ट नहीं देनी। तो अगर हम ये बोलना है कि जर्मनी के अंदर आपका 2 साल का मास्टर्स कि अगर हम मैक्सिमम कॉस्ट भी लगाएं तो वो आपको पड़ेगी 2000 यूरो या 2500 यूरो 2 साल में। तो अगर आप उसको पर मंथ डिवाइड करें तो बमुश्किल वो आपको 100 यूरो पर मंथ कॉस्ट पड़ेगी। ये भी उन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जिसमें सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन बहुत कम है तो आपकी डिग्री 800 से 1000 यूरो के अंदर भी कंप्लीट हो सकती है। लागत यानी खर्च पढ़ने पढ़ाने का, यकीनन आपने ये बात क्लियर कर दी कि रोटी कपड़ा मकान ये सिर्फ आपने अफोर्ड करना है, बकिया यूनिवर्सिटी आपको कंपेयर टू अनदर कंट्री सस्ता है, बेहतर है। लेकिन एक सवाल है इसके साथ साथ
कि अगर बीमार हो जाए बंदा, स्टूडेंट यकीनन इंसान है, बशर है, कमजोर है, मौसम है, उसकी वजह से, किसी भी वजह से अगर स्टूडेंट वीजा बीमार हो जाए तो फिर क्या यूनिवर्सिटी उसको अफोर्ड करेगी या क्या उसका तौर तरीका सलीका है, बताइएगा। देखिए, जर्मनी के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस रूल जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इवन कि अगर आप जर्मनी में अगर सिर्फ एज अ ट्रैवल आ रहे हैं तो भी आप ट्रैवलर आ रहे हैं तो भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आपको तब तक नहीं मिलता जब तक कि आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस अपनी शो ना कर दें। तो आपको किसी भी एक कंपनी के साथ अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जो कि हर साल के बाद रिन्यू होता है, और पूरे साल आप उस कंपनी को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं, जो अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म की आपको बीमारी हो जाती है, आपके एक्सीडेंट हो जाती है या इस किस्म का कोई और मसला होता है तो फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके एक्सपेंसेस बेयर करती है। तो ये हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि आप अगर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आपकी तालीमी काबिलियत बढ़े, अगर आप पाकिस्तान में भी आकर के जर्मन की डिग्री लेकर के अगर पाकिस्तान में आएंगे, यकीनन आप दूसरों के निस्बत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ाइए और असलम परवेज़ को नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी ख़वातीन व हज़रात एंड स्टूडेंट्स, माय लवली स्टूडेंट्स, if you are willing to get admission in German, then you must visit my channel. You will get a lot of information regarding admission in German or Europe or in America and maybe in British. So if you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new video. अभी हम बात कर रहे हैं, दो ऑलरेडी सवाल कर चुके हैं कि जर्मन जाने का तरीक़ा क्या है। जर्मनी में तालीम हासिल करते वक्त, यानी जर्मनी में तालीम हासिल करते वक्त क्या काम करना स्टूडेंट्स के लिए मुमकिन है? Is it possible to work as a student in German? Is it possible to work while studying in Germany? Yes, Mr. Huzaifa Azmi, what do you think about working during study in German? जर्मनी यूरोप के उन ममालिक में से एक है जो कि स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग स्टडिंग या ड्यूरिंग एजुकेशन वर्किंग राइट्स प्रोवाइड करती है। तो अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट हैं, भले आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो, भले आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, आपको राइट है कि आप 240 हाफ डेज या 120 फुल डेज जॉब कर सकते हैं। हाफ डेज और फुल डेज की लॉजिक क्या है कि अगर आप 8 आवर्स अ डे काम करते हैं तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फुल डे। तो आप 120 दिन यानी 4 महीने पूरे 8 घंटे काम कर सकते हैं, या फिर आप 240 दिन हाफ डे काम कर सकते हैं। हाफ डे का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी दिन 4 घंटे जॉब करते हैं तो आपका हाफ डे है। तो 240 डेज आप हाफ डे जॉब कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको ईजी कर लें तो आप हर महीने 80 आवर्स जॉब कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, अगर आप इस पूरे वर्किंग आवर्स को अक्रॉस द कैलेंडर ईयर लाइक अक्रॉस द ईयर डिवाइड करते हैं। तो पर मंथ आप 80 आवर्स जॉब कर सकते हैं और पर वीक आप 20 आवर्स जॉब कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके स्कूल ऑफ है, अच्छा अगर जिन दिनों में आपके स्कूल चल रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी चल रही है, उन दिनों में आप चाह के भी 8 घंटे की जॉब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आपका यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम होता है उसके अंदर आपके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी होते हैं। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल दो सेल्फ स्टडी आवर्स आपको लिमिटेड होता है कि आप एक हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकते जिन दिनों में आपकी यूनिवर्सिटी चल रही है। लेकिन अगर आपके यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, आपने सेमेस्टर ऑफ लिया हुआ है, किसी किस्म की वेकेशंस आई हुई हैं, ईस्टर ब्रेक है, क्रिसमस ब्रेक है, उन दिनों के अंदर आप पूरे 8 घंटा जॉब कर सकते हैं। लेकिन फिर शर्त वही होती है कि अगर आप फुल टाइम जॉब करें तो आप 120 दिन कर सकते हैं, और अगर आप हाफ टाइम करें तो आप 240 डेज कर सकते हैं, और पर मंथ 80 आवर्स जॉब कर सकते हैं आप। तो अगर हम पर मंथ 80 आवर्स करें तो पूरे साल के अंदर आपके पास 960 घंटे हैं जो कि आप काम कर सकते हैं। अब आप किसी महीने उन 960 घंटे को एज अ फुल टाइम यूज़ कर सकते हैं और किसी महीने आप उसको हाफ टाइम यूज़ कर सकते हैं।
यानी जब क्लास शुरू हो जाए तो फुल टाइम जॉब बच्चे नहीं कर सकेंगे, हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ। और हाफ टाइम का मतलब होता है लेस देन 40 आवर्स, लेस देन 20 आवर्स अ वीक या 20 आवर्स अ वीक, 20 आवर्स अ वीक। कानून के मुताबिक यूरोप में, अमेरिका में ख़वातीन व हज़रात, आप 40 घंटे से ज़्यादा अगर जॉब करेंगे तो लेट सिटिंग आप लेंगे, ओवर टाइम क्लेम कर सकते हैं। और अगर रेगुलरली 40 आवर्स से ज़्यादा काम करेंगे तो लेबर कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है, चूँकि सबसे पहले इंसान, यूरोप बिल्कुल इस्लाम के कवानीन पर चलता है कि जी आप अपने जिस्म पर मुशक्क़त नहीं, आप अपने जिस्म को ज़्यादा अजियत नहीं दे सकते, लिहाजा 40 आवर्स काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल है इसी वेजेस के हवाले से कि ये जो स्टूडेंट्स काम करते हैं वहाँ की बेसिक वेजेस क्या है? अच्छा जी, तो इसके पीछे पूरा एक पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले तो वेजेस के ऊपर से शुरू करते हैं कि पिछले साल तक, जब तक हालात यूरोप के बिल्कुल सही थे और किसी किस्म की वॉर नहीं चल रही थी, इन्फ्लेशन नहीं थी, तो वेजेस थी 10 यूरो पर आवर। ये मिनिमम वेज होती है, यानी मिनिमम वेज का मतलब यह है कि कोई भी इदारा आपको इस वेज से कम सैलरी नहीं दे सकता। कोई भी इदारा अगर आपको हायर करेगा तो उसको कम से कम आपको 10 यूरो पर आवर देने हैं। लेकिन लास्ट ईयर जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई तो जर्मनी के अंदर जर्मनी इससे काफ़ी इफेक्ट हुआ और उसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हुई। तो उस इन्फ्लेशन को मीट अप करने के लिए उन्होंने वेज को इंक्रीज करके 12 यूरो पर आवर कर दिया है। तो करंटली जर्मनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम सैलरी वो है 12 यूरो पर आवर। आपको 12 यूरो पर आवर से कम सैलरी पे कोई नौकरी पे नहीं रख सकता, ये आपका राइट है। फिर अब हम आ जाते हैं सबसे पहले तो टैक्स क्लास के ऊपर। अगर आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट मिनी जॉब करते हैं, मिनी जॉब का मतलब यह है कि आप पूरे महीने में 560 यूरो से कम कमाते हैं। तो अगर आप 560 यूरो से कम कमाते हैं तो आपके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। जितने पैसे आप कमाएंगे वो सारे आपके होंगे। लेकिन एज सून एज यू रीच दिस स्लैब, आप 561 यूरो कमाना शुरू करते हैं तो आप टैक्स कैटेगरी में आ जाते हैं। टैक्स कैटेगरी एक बहुत डिटेल चीज़ है। उसके अंदर टैक्स कैटेगरी डिपेंड करती है कि आपकी एज क्या है, आप शादीशुदा हैं, आप सिंगल हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है, इस किस्म के हिसाब से फिर आपकी टैक्स कैटेगरी डिसाइड होती है। तो अगर हम 12 यूरो पर आवर भी लेकर चले मिनिमम, तो एक स्टूडेंट महीने में अगर वो 80 आवर्स अ वीक मंथ काम करता है तो 960 यूरोज ऑलमोस्ट कमा सकता है। 960 यूरोज का मतलब यह है कि अगर उसकी टैक्स डिडक्शन वगैरह होगी तो 800 टू 850 यूरो उसके पास इन हैंड आएंगे। और अगर आप सबसे आपकी कोई लेविश लाइफ स्टाइल नहीं है, अगर आपका एक मीडियम लाइफ स्टाइल है, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा महंगे इलाके में नहीं, लेकिन अगर आप एक दरमियाने इलाके में रह रहे हैं तो आपका 800 से 850 यूरो के अंदर बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता है। लगे हाथ दो सवाल ये ड्यूरिंग स्टडी जो जॉब का है कि आपका यूनिवर्सिटी सपोज डाउनटाउन में है, मगर जॉब अपॉर्चुनिटी अगर वहां से फासले पर है तो आप कैसे जाएंगे? क्या आप इजीली ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं, आप गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हैं, या साइकिल पे जाना इजी है वहां? इस सिलसिले में भी थोड़ी सी क्लियर कर दीजिए। अच्छा जी, पहली एक चीज़ ये है कि जब आप मिनी जॉब या पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं तो बहुत ही कम ऐसे ऑफिसेस हैं जो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करते, ना ही वो उसके मद में आपको कोई पैसे देते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जर्मनी के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो वेरी वेल कनेक्टेड है। आप किसी भी जगह से किसी भी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं बगैर किसी मुश्किल परेशानी के। थोड़ी बहुत वॉकिंग आपको करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा क्योंकि इंटर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ऊपर से जर्मनी ने अब एक ड्यूचलैंड टिकट इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि 49 यूरो का टिकट है पूरे महीने का, और उस पूरे महीने में आप पूरे जर्मनी में कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप ऐसी ट्रेन नहीं इस्तेमाल कर सकते जो कि बुलेट ट्रेन हैं, आप ऐसी ट्रेन नहीं इस्तेमाल कर सकते जो कि जर्मनी के बाहर जाती हैं, और
आप ऐसी बसेस नहीं इस्तेमाल कर सकते जो कि लॉन्ग रूट पे चलते हैं, यानी एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं। इसके अलावा आप हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रीजनल ट्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन का मसला इस तरीके से हल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जर्मनी में साइकिलिंग का बड़ा ट्रेंड है और आपको रोड्स के ऊपर, पाथवेज के ऊपर, पेवमेंट्स के ऊपर हर जगह साइकिल पाथ मिलेगा। तो अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तीसरी चीज़ ये कि जो कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज है जर्मनी में, वो ये है कि जर्मनी का ड्राइविंग लाइसेंस बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप हर चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं और आपके पास प्रीवियसली आपके मुल्क का या पाकिस्तान का लाइसेंस है, तो भी मिनिमम आपको 950 से 1000 यूरो लगाने पड़ते हैं लाइसेंस हासिल करने के लिए। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप पहली अटेम्प्ट में अपना थ्योरी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं पास कर पाते तो ये 2000 तक वैल्यू जा सकती है। क्यों? क्योंकि जर्मनी के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं थ्योरी की और प्रैक्टिकल की, जो कि आपको लेनी होती हैं हर हाल में, भले आपके पास लाइसेंस हो या ना हो। अगर आपके पास लाइसेंस होता है तो नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाती हैं, और अगर लाइसेंस नहीं होता प्रीवियसली तो वो नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो और पर क्लास चार्ज होता है अराउंड 40 to 60 यूरो। तो 900 to 1000 यूरो आपके लाइसेंस के लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है तो एक तो फ़ायदा यह है कि वो पूरे शेंगन कंट्रीज़ के अंदर वो लाइसेंस वैलिड है। आप जर्मनी में लाइसेंस हासिल करते हैं, आप फ्रांस जाते हैं, नेदरलैंड जाते हैं, स्वीडन जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रिया जाते हैं, इटली जाते हैं, हर जगह वो आपका लाइसेंस वैलिड है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जर्मनी में गाड़ियाँ बहुत चीप हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट है और आप एक एवरेज गाड़ी रखना चाहते हैं तो 2500 से 3000 यूरो तक आपको गाड़ी भी मिल जाती है। तो इनिशियली अगर हम देखें तो लाइसेंस एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आप अपने ऊपर करते हैं 1000-1500 यूरो लगा के। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस आ जाता है तो उसके दो एडवांटेजेस होते हैं। लाइसेंस वाली जॉब्स बहुत हैं जर्मनी में। आपको राइडिंग की जॉब्स मिलेंगी, आपको डिलीवरी की जॉब्स मिलेंगी। इन जॉब्स के अंदर क्योंकि यूरोप का और स्पेशली जर्मनी का लाइसेंस हासिल करना मुश्किल है तो इनकी पे भी ज़्यादा होती है और इनके वर्किंग आवर्स भी कम होते हैं, यानी आप ज़्यादा कमा पाएंगे कम वक्त लगा के। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो वहाँ पे गाड़ियाँ ओन करना बहुत ईजी है, तो आप अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी ओन कर सकते हैं। लगे एक और सवाल आया, मेंटेन कैसे करते हैं जब आप पढ़ते भी हैं जॉब भी करते हैं, तो दोनों चीज को आप कवर कैसे करेंगे? अच्छा देखें, इस हवाले से आप दुनिया का कोई भी मुल्क उठा लें, उसके अंदर जर्मनी आपको सबसे अच्छा मिलेगा वर्क लाइफ बैलेंस की नज़र में। क्यों? क्योंकि जर्मनी के अंदर स्टूडेंट्स को ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं करना पड़ता, इलीगल और कैश पे काम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ना ही उनको कोई यूनिवर्सिटी की महंगी महंगी फीसेस निकालनी है, ना ही उनको कोई जो है लेविश लाइफ स्टाइल अपना फॉलो करना है। मिनिमम वेज 12 यूरो पर आवर की है, जिसमें आप महीने के 900-800 यूरो कमा लेते हैं। और अगर आप बहुत लेविश लाइफ स्टाइल नहीं गुजार रहे तो आपका 900 से 800 यूरो के अंदर बहुत अच्छे से गुजारा होता है। बहुत अच्छे से गुजारा होता है का मतलब यह है कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा घूमेंगे, अच्छा रहेंगे। तो आप किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसी के लग्जरियस शौक हो तो वो एक एक्सेप्शन केस है। लेकिन अगर एक मीडियोकर लाइफ स्टाइल है आपका कि आप महीने में 1-2 मरतबा बाहर खाना चाहते हैं, आप हर महीने में कोई 50-60 यूरो की शॉपिंग करना चाहते हैं अपने कपड़ों की या दीगर चीज़ों की, आप जो है घूमना फिरना चाहते हैं, आप अच्छी ग्रोसरी करना चाहते हैं, ग्रोसरी के अंदर भी आप अच्छे स्नैक्स, अच्छी कोल्ड ड्रिंक्स, अच्छी चीज़ें खाते हैं, तो भी आपका 800 से 850 यूरो के अंदर गुजारा हो जाएगा। तो इस वजह से जर्मनी की वर्क लाइफ बैलेंस बड़ी जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि आप 20 आवर्स अ वीक काम करते हैं, यानी हफ्ते में 7 दिन में आपको 20 घंटे काम करना है। अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 7 करें तो ऑलमोस्ट जो है 2 पॉइंट समथिंग आवर्स बनते हैं। अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 5 करें तो 4 आवर्स बनते हैं। यानी अगर आप हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 4 घंटे काम करना है। और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस भी बहुत लंबी लंबी नहीं होती हैं। तो अगर सुबह 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है तो यूजुअली आपकी 3-4 बजे तक क्लास ख़त्म हो जाती है। 4 बजे के बाद अगर हम लेट से बोलते हैं कि आप 4 घंटे की जॉब करते हैं तो 8 बजे तक, और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन और कम्यूटिंग लगा लें तो 2 घंटे की 10 बजे तक आप रात के फारिग
हो जाएंगे। यानी 10 बजे का फारिग हो जाएंगे का मतलब यह है कि आपके पास अब 8 से 10 घंटे हैं अपने लिए। आप उसमें सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। ये हो गया आपके 5 दिन का रूटीन। उसके बाद सैटरडे और संडे आपका बिल्कुल फ्री है, उसमें ना ही आपकी यूनिवर्सिटी है ना ही आपकी जॉब है। तो उस 2 दिन के अंदर आपके जो भी काम है, घूमना है, फिरना है, कोई असाइनमेंट्स है, कोई वर्क है, कोई पेंडिंग टास्क है, आप वो सब पूरा कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप जाना चाहते हैं जर्मन और तालीम भी हासिल करना चाहते हैं और कुछ कमाना भी चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइए, आज ही अप्लाई कीजिए। आप अगर हमारे कंप्लीटली वीडियोस को देखेंगे, फॉलो करेंगे तो आप 90% आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कम अज कम वीज़ा इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं सिर्फ वीडियो देख करके। अपने तालीमी कैरियर का ख्याल रखिए, अपने माशी जेब का ख्याल रखिए। असलम परवेज़ और हुज़ैफ़ा को इजाज़त दीजिए, हम चौथे किस्त में फिर इंशाल्लाह हाजिर होते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप यूरोप जाना चाहते हैं, स्पेशली जर्मन जाना चाहते हैं? अगर जर्मन जाना चाहते हैं तो आइए हम आपको जर्मन जाने का तरीका, रास्ता बताते हैं। जर्मन जाने के या यूरोप जाने के या अमेरिका जाने के या यूरोप जाने के या दुनिया के किसी मुल्क में अगर आप माइग्रेट करते हैं तो उसके 2 तरीके हैं, एक इमिग्रेशन और दूसरा नॉन इमिग्रेशन। अभी जो हम गुफ्तगू करेंगे वो नॉन इमिग्रेशन, बट नॉन इमिग्रेशन एवेंचुअली इमिग्रेशन में तब्दील हो सकता है इन फ्यूचर अगर आपने सही से काम किया। आज हम हुज़ैफ़ा के साथ बात करेंगे कि जर्मन जाने का, स्टूडेंट्स जर्मन कैसे जाएं। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं। जी हाँ, तो जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट्स या जो वालिदैन अपने बच्चों को तालीम के लिए यूरोप भेजना चाह रहे हैं या जो वालिदैन अपने बच्चों को जर्मन भेजना चाहते हैं, उसका जर्मन जाने का क्या तरीका है और वहाँ जब चले जाएंगे तो क्या तरीके हैं, इस पर कई हमने गुफ्तगू की है। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को वहाँ भेजें तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। जी, तो हम एक सवाल करते हैं अपना हुज़ैफ़ा द ग्रेट के व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी। एक सिंपल सा सवाल है कि जी हाँ, तो जर्मनी में तालीम हासिल करने के क्या फ़वाइद हैं स्टूडेंट्स को और हम वालिदैन को कैसे मुतमईन करें। सबसे पहले एक फ़ायदे इसके बता दें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी, जर्मनी में तालीम हासिल करने के क्या फ़वाइद हैं। तो जर्मनी इस वक्त जो है यूरोप का, आप समझें कि लीडिंग इकोनॉमी है और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है यूरोप के अंदर। अच्छा जी, उसके अंदर जाहिर सी बात है जब बड़ी इकोनॉमीज होती हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उधर जो लॉन्ग रन के आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। जैसे कि आपके पास जॉब्स होती हैं, आपके पास फील्ड होती हैं, आपके पास सेटलमेंट होती हैं, इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा अगर मैं एक बात करूं तो जर्मनी के अंदर तालीम हासिल करने के फ़ायदे ये हैं कि जर्मनी में लॉन्ग टर्म में जो है एम्प्लॉयमेंट बड़ी डिमांड है। बिकॉज जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जिसमें 37 to 38% तबका जो है वो 50+ एज का है। इसका मतलब यह है कि उनका बेशतर तबका रिटायर होने वाला है या रिटायर हो गया है। और जाहिर सी बात है जब 30 to 36% तबका रिटायर हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उनकी पोजीशंस को फुलफिल करने के लिए उन्हें लोग चाहिए। और जर्मनी के अंदर जो यूथ की पॉपुलेशन है वो अराउंड 16 to 18% है। तो अगर हम इस परसेंटेज को भी देखें तो 18 to 20% का एक गैप आता है जिसके लिए उनको ओवरऑल वर्ल्ड से लोग चाहिए होते हैं डिफरेंट फील्ड के जो कि उसको फुलफिल करें। तो पहली चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था। अब हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में यह है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ दुनिया भर में बहुत मानी जाती हैं और उनकी एक वैल्यू है। अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखें, ख़ास करके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप देखेंगे कि कोई टॉप 5 में है वर्ल्ड रैंकिंग में, कोई टॉप 1 में है यूरोप रैंकिंग में, कोई जो है टॉप 10 में है। यानी कि आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनेशनल रैंकिंग सबसे पहली बात बहुत अच्छी मिलेगी।
दूसरी चीज ये कि अगर आप जर्मनी के अलावा किसी और मुल्क में जाते हैं और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि जिसकी रैंकिंग नंबर 5 हो, नंबर 6 हो, नंबर 10 हो, इवन के नंबर 40, 50, 60 भी हो, तो उसकी फीस उतनी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होगी उसकी एजुकेशनल फ़ी उतनी ज़्यादा होगी, जबकि जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन फ़ी यानी ट्यूशन फ़ी जो है वो बिल्कुल नहीं होती, वो ना होने के बराबर है। एक चीज हम कहते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, वो आपकी पढ़ाई की फीस नहीं होती है, वो उन सर्विसेज की फीस होती है जो कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी आपको प्रिंटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी आपको सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसपोर्टेशन का टिकट प्रोवाइड करती है। इस किस्म की जो चीजें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है ये उसके पैसे लेती है आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के नाम पे। इसमें कोई एजुकेशन या ट्यूशन फी नहीं होती है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना काफ़ी सिंपल है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रेट हैं। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो उसके अंदर आपको इजीली वीज़ा प्रोसेस भी हो जाता है और इजीली डॉक्यूमेंट भी हो जाते हैं। तीसरा फ़ायदा जो है जर्मनी में तालीम हासिल करने का वो ये है कि जर्मनी आपके लिए यूरोप के दरवाजे खोलता है। अगर आप जर्मनी से डिग्री हासिल करते हैं तो ना कि सिर्फ जर्मनी में बल्कि आपको यूरोप की 26 to 28 शेंगन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ईजिली मिल सकती हैं। तो ये कुछ मेन फ़ायदे हैं जो कि जर्मनी में तालीम हासिल करने के हवाले से ज़रूरी थे बताना। माशी तौर पे क्या फ़ायदे होंगे, यानी फाइनेंशियल, जो बच्चे वहां पढ़ने के बाद, यकीनन हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई पाकिस्तान जाना चाहे, जाने का अगर ख्वाहिश भी रखेगा तो पाकिस्तान की सरजमीन उसको वेलकम करने के बजाय, बल्कि जो सूरत हाल है हमारा आप सब जानते हैं। इसीलिए हम ये एक सवाल है कि वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद माशी तौर पर उनको क्या फ़ायदा। लेकिन सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताई बात के माशी फ़ायदों में सबसे पहली बात तो ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, दूसरी बात ये कि जर्मन के एम्प्लॉयर रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपके टाइम की कदर है। आप जितनी ज़्यादा अपने वर्क के अंदर एफर्ट पुट करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी पे होती है, उतनी ज़्यादा प्रमोशन होती है। एक जर्मनी में थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि वो टैक्सेस का स्लैब उनका काफ़ी है, जर्मन टैक्सेस बहुत डिडक्शन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आफ्टर टैक्सेस आप एक अच्छी हैंडसम इनकम अर्न कर सकते हैं। बट या कंडीशन ये है कि आप जो भी जॉब करें उसके अंदर सही से काम करें और अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब करें। तो एक तो माशी फ़ायदा ये है। दूसरा माशी फ़ायदा ये है कि जाहिर सी बात है जर्मनी की करेंसी यूरो है और यूरो वर्ल्ड वाइड एक स्टेबल करेंसी है। तो जब आप किसी स्टेबल करेंसी के अंदर अर्न करने होते हैं तो आप वैसे ही फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप डॉलर में अर्न कर रहे हैं, आप यूरो में अर्न कर रहे हैं, तो आप अगर दुनिया में एक मुल्क से दूसरी जगह भी मूव करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेम रहती है। तीसरी चीज़ यह है कि जर्मन कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी जर्मन कंपनी के अंदर काम करते हैं, मेजॉरिटी इंटरनेशनल है, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जो कि ना कि सिर्फ आपकी जर्मनी में जॉब हंट करना या जर्मनी में जॉब को में प्रोग्रेशन के लिए आसान हो जाता है, बल्कि आपको अपनी जॉब एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्विच करने में भी काफ़ी आसानी देता है। जी ख़वातीन व हज़रात एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे को या स्टूडेंट्स खुद भी जाना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। हम बाहर जाने के सही तरीक़ा, कानूनी तरीक़ा, आज़मूदा तरीक़ा बताने की कोशिश करते हैं। अब हम दूसरा सवाल करते हैं अपने प्यारे भाई से कि जर्मनी के जामियात यानी जर्मनी के जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए क्या शराइत हैं, यानी व्हाट आर द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मन यूनिवर्सिटी। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी जर्मनी की बहुत अच्छी हैं और बहुत ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है, तो लोगों को एक बड़ा ये कंसर्न होता है कि उसमें ऐसी कौन सी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली चीज़
के एडमिशन रिक्वायरमेंट कोई दुनिया ऊपर नहीं है, वही एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि दीगर मुल्कों में होती हैं, बल्कि अगर मैं ये बोलूँ कि उससे थोड़ी आसानी है तो वो गलत ना होगा। जैसे अगर आप अमेरिका में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको GRE टेस्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी है। इसी तरह अगर आप किसी और मुल्क में जाते हैं तो उनका अपना कोई टेस्ट होता है। जर्मन में इस किस्म का कोई टेस्ट नहीं है। जर्मन में आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो आपकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। आपको अपने 16 और 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के प्रूफ्स उनको देने हैं, जो कि आपके मैट्रिक की आपकी मार्कशीट्स होंगी, सर्टिफिकेट्स होंगे, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी। उसके बाद आप इसके साथ अपनी सारी जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट अटैच करेंगे जो कि आइल्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स के अलावा इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं आपकी यूनिवर्सिटी से या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, लेकिन अगर आप आइल्स करते हैं तो उसमें ऑप्शन ये होता है कि ऐसी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर आपको एडमिशन देती है वो कम है, जबकि ऐसी यूनिवर्सिटी जो आइल्स को एक्सेप्ट करती हैं उनका रेशियो 100% है। तो आइल्ड आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन खोल देता है। उसके अंदर भी फिर आपको आइल्स बैंड 6 बैंड की भी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, 6.5 की भी मिलेंगी, 7 की भी मिलेंगी, 7.5 की भी मिलेंगी। तो अगर इन जनरल फॉर बीइंग सेफ साइड आपके आइल्स के बैंड 7 हैं और आपके पास अपनी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो जो है कि आपका पासपोर्ट, और एक चीज़ होती है प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं मांगती। ये क्या होता है? यूनिअसिस्ट एक थर्ड पार्टी इदारा है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और आपको एक लेटर देता है, उसको कहते हैं VPD। उस VPD का मतलब ये होता है कि यूनिअसिस्ट ने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए हैं और आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो वो आपको VPD जो फॉर्म होता है वो आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में देना पड़ता है। तो अगर मैं इसको लिस्ट करूं तो आपको आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, या O लेवल का सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, फिर A लेवल या इंटर का सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा। अगर आप A लेवल करते हैं तो आपकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो गई। अगर आप इंटरमीडिएट सिस्टम करते हैं तो आपको 1 ईयर की एजुकेशन करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ आपके 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूरे हो जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट्स, इंग्लिश आपकी CV, आपका आइल्स और आपकी VPD अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बैचलर्स के लिए। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी O लेवल या मैट्रिक के ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, A लेवल और इंटर की ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, आइल्स का मतलब आइल्स का रिजल्ट चाहिए होगा, आपको अपनी CV चाहिए होगी, और फिर सिमिलरली अगर यूनिवर्सिटी VPD की रिक्वायरमेंट है तो आपको VPD चाहिए होगी। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए इनिशियली। जी ख़वातीन व हज़रात एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो ये है जर्मनी के जामियात, यानी अगर आप यूरोप का एक मुल्क है जर्मन जो बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमी यकीनन दुनिया में बड़ी इकोनॉमी है। उनकी यूरो उनका अब ग़ालिबन उनकी करेंसी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को वहाँ दाखिला करवाना, आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उसको आप लिखिए, देखिए, और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कोई और सवाल रिलेटेड इमिग्रेशन या रिलेटेड माइग्रेशन या रिलेटेड एडमिशन इन जर्मन और एनी अदर वेयर, आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए। जेंटली यू विल गेट आंसर सून इंशाअल्लाह ताला। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख़ास ख्याल रखिएगा। असलम परवेज़ हुज़ैफ़ा को इजाज़त दीजिए। दूसरे सवालों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।